गुड इवनिंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग इस चैनल पे आपके लिए एनसीईआरटी से संबंधित भारतीय संविधान के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं उनके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टेट यानी राज्य से संबंधित है, और इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय संविधान के टॉपिक से जितने भी पिछले वीडियो हैं उन्हें आप देख सकते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की जो वीडियो है आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज का जो टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल से संबंधित है। आज की जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें हम लोग इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे, और जितने भी हमारे नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो के कंप्लीट होने पर आप इसे लाइक तथा शेयर करते रहें। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, और आपसे भी कमेंट सेक्शन में आके लाइव चैट के थ्रू आप अपने हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? आपके ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर डी ऑप्शन है संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। आप प्रश्न को ध्यान से देखें, ऑप्शंस को देखें और इसके बाद अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहें। और जितने भी हमारे स्टूडेंट इस चैनल को इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं आप लाइव चैट में ज़रूर आएँ। प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन सी। यहाँ आप डिटेल को देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पे जो दिया गया आर्टिकल 159 है उससे भी समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देख सकते हैं आप कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। आपके ऑप्शन से राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, आकस्मिकता निधि से, या फिर डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। हमारा इस चैनल के माध्यम से ये पूरा प्रयास है साथियों कि आप हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ को यहाँ पे देते रहें और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे निरंतर चलती रहे। क्वेश्चन 2 जो आपसे पूछा था इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए राज्य की संचित निधि से। यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 202(3) क के अनुसार राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन जो 3 है आपके लिए कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, या फिर डी ऑप्शन है मुख्य सचिव। यहाँ हमारे टेस्ट सीरीज़ का ये पूरा प्रयास है, इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम आपको इसके हर एक लेवल के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करा पाएँ। क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी राज्यपाल। आप डिटेल समझ सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपके ऑप्शन से वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, या फिर डी ऑप्शन है उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। यहाँ पे आप देखें ये एक कथन जो है ये इसमें असत्य है।
तो इसके बारे में एक बार डिटेल समझ सकते हैं कि आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यपाल उन विषयों के संबंध में जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंब, विराम तथा परिहार करने के अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है, परंतु मृत्युदंड को वह क्षमा नहीं कर सकता। यहाँ पे इसको सरल शब्दों में ये समझेंगे कि बहुत सारे शक्तियाँ जो कि राष्ट्रपति की होती हैं वो राज्यपाल की भी होती हैं, लेकिन क्षमादान की शक्ति में केवल मृत्युदंड को क्षमा करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को होती है, न कि राज्यपाल को। बाकी जो चीज़ें दी गई हैं ये राज्यपाल को भी है और राष्ट्रपति को भी है, लेकिन एकमात्र मृत्युदंड की जो शक्ति है, मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति, वो केवल और केवल राज्यपाल में न होकर बल्कि किस में है, राष्ट्रपति में। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य मंत्री परिषद द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जो कि आपसे पूछा गया है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, किसके द्वारा, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 213 यानी अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब विधानमंडल के दोनों सदन में से कोई एक सदन या फिर दोनों सदन सत्र में नहीं होते। यदि राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि कोई अध्यादेश अगर आता है तो जब तक उसके ऊपर सारी स्वीकृति नहीं होती तब तक वो अधिनियम यानी एक्ट या कानून नहीं बनता। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स थे जो आपको ध्यान रखने थे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे आपके आर्टिकल 213, इसके अलावा अध्यादेश, इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि कितने सप्ताह के अंदर, तो वो है आपके 6 सप्ताह के अंदर। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप, जो कि एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 169, आर्टिकल 200, आर्टिकल 199 या फिर आर्टिकल 202। जितनी भी स्टूडेंट यूपी एसआई, बिहार एसआई या फिर दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनके लिए हमारा ये जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो भी चल रहे हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको हर एक एग्ज़ाम में एक इक्वली रूप से इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 200। आप यहाँ इसका डिटेल देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे अथवा न दे, अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु उस विधेयक को आरक्षित कर ले। ये जितनी सारी बातें हैं वो सब किस आर्टिकल के तहत है, तो वो है आपका आर्टिकल 200। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपके लिए कि विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। आपके ऑप्शन से 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या फिर कोई आयु सीमा नहीं है। आपको मैंने पहले भी क्लियर किया कि आज की जो हमारी पॉलिटी की वीडियो है वो राज्य से संबंधित जितने उसके विधानमंडल या फिर राज्यपाल से संबंधित जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनसे ही संबंधित ये टेस्ट सीरीज़ है। और आज की टेस्ट सीरीज़ में कुल 30 प्रश्नों का संकलन है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 7 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, 25 वर्ष। यहाँ आप इसे देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है
और आप कंफ्यूज भी करते हैं इसमें, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या फिर विधि विभाग का महासचिव? क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, ये जो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, जो महान्यायवादी होता है जिसे कि अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, ये जो होता है ये केंद्र में होता है, जबकि महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य में, यानी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी पूछे तो महाधिवक्ता होगा, केंद्र का प्रथम या देश का प्रथम विधि अधिकारी वो महान्यायवादी होगा, और महान्यायवादी का जो सहायक होता है उसे हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, और इससे आपसे कोई लेना देना नहीं। तो उम्मीद है आप चारों विकल्पों को समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप कि भारत में राज्यों के विधान मंडलों का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल का कार्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी टाइप के प्रश्न आप देखेंगे परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आप डाउट कर कर जो गलत करते हैं, कहीं ना कहीं आपके निश्चित सफलता को यही रोकने का कार्य करते हैं। तो आप अगर परीक्षाओं में छोटे प्रश्नों को सही और कुछ कठिन प्रश्नों को सही कर लेते हैं तो आपकी सफलता लगभग तय हो जाती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, विधान परिषद। ध्यान रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहाँ किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहाँ एक का नाम विधान परिषद या उच्च सदन और दूसरे का नाम विधानसभा या निम्न सदन होता है। जिस राज्य में केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा। आप इसे सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जैसे केंद्र में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक उसी प्रकार उसकी फोटोकॉपी हर एक राज्य में होती है और उन्हें विधान परिषद और विधानसभा कहा जाता है। लेकिन राज्य के लिए एक नियम ये है कि अगर किसी राज्य में केवल एक सदन है तो वहाँ केवल विधानसभा होगी, न कि विधान परिषद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल। 4th ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। यहाँ पूरे ऑप्शंस को भी आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें दिया कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है केवल 3 सही है, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन है केवल 3 और 4 सही है, या फिर डी ऑप्शन है केवल 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिनिमाइज है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन डी, केवल 4। यहाँ डिटेल से आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 168(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर बना होगा। यानी आमतौर पे आप कह सकते हैं कि विधानमंडल के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आप कि मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आप। आपके ऑप्शन है कि वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या फिर डी ऑप्शन है उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है साथियों पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं कि सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। आप देखें इसका डिटेल। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ध्यान रखेंगे, नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। तो यहाँ नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट होती है, सिलेक्शन नहीं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आप कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है। राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू या फिर डी ऑप्शन है सरला ग्रेवाल। आपको बताना है कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है। बिल्कुल मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप सभी को पता होगा और आप बहुत जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। आप ध्यान रखेंगे जो सरोजनी नायडू थी वो भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप कि निम्न में से किस सदन का विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से करेंगे आप। आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं या फिर डी ऑप्शन है राज्य विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप देख सकते हैं वो है आपका ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद। इसके बारे में आप समझ सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि आयोग में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का विघटन तो किया जा सकता है परंतु इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, जबकि राज्यसभा को न तो विघटित किया जा सकता है और न ही समाप्त। जबकि आर्टिकल 169 के अनुसार संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है परंतु उसका विघटन नहीं किया जा सकता। अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपके लिए, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है। आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। आप प्रश्न एक बार दोबारा सुन लें कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने के संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। यहाँ आप इसके डिटेल को देख सकते हैं कि आर्टिकल 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद का सृजन या समाप्ति संसद तब कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया हो। तो यहाँ आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आपको मैं एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ कि आज की टेस्ट सीरीज में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं कि विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है। आपके ऑप्शन हैं विधानसभा के विघटन के पश्चात, गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक वह रहना चाहता हो, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हो है आपका ऑप्शन ए। आर्टिकल 169 ग के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, यानी उसके बनने तक वो अपने पद पर बना रहता है। अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। आपके ऑप्शन है 1 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 माह, सी ऑप्शन है 3 वर्ष या फिर डी ऑप्शन है 3 माह। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 6 माह तक। ये 6 माह का जो नियम है इसे आप ध्यान रखेंगे, ये केंद्र के लिए भी ये नियम है और राज्य के लिए भी। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार यदि कोई मंत्री जो विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह 6 माह के अंदर अगर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा 6 माह की समाप्ति पर उसे अपने पद को त्यागना पड़ेगा। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो 25 वर्ष की उम्र को पार कर चुका हो वो कोई भी मंत्री राज्य में या केंद्र में बन सकता है, लेकिन मंत्री जिस दिन वो शपथ लेता है उसके अगले 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक हो जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं आप कि राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। आपके ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या फिर डी ऑप्शन है विधि मंत्री। क्वेश्चन नंबर जो 17 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए राज्यपाल। यहाँ समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को समय समय पर अधिवेशन हेतु सत्र आहूत कर सकता है तथा उसका सत्रावसान भी कर सकता है, किंतु किसी एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा। आपके ऑप्शन से मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को या फिर भारत के राष्ट्रपति को। साथियों, अगर संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपको समझ है, आपने रटा नहीं है बल्कि उसको अगर समझा है, तो इसमें आपको बस एक ही पहलू समझना होता है, केंद्र को अगर आप अच्छे से समझते हो तो उसके बहुत सारे यानी इनफैक्ट 95% जो उसके नियम है वो स्टेट में भी उसी तरीके से लागू हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 18 इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 ख के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को तथा विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा। इनफैक्ट आप देखेंगे कि केंद्र के संसद में भी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक वही नियम राज्य के विधानसभा में भी बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लें कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या फिर डी ऑप्शन है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। यहाँ आप ध्यान रखेंगे सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं या फिर डी ऑप्शन है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है।
देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल को विवेकाधिकार के अतिरिक्त सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इससे स्पष्ट है कि संविधान द्वारा राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं तथा वह अपने सभी कृत्यों के लिए मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन सी दिया था कि कृत्यों का प्रयोग करता है केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर, जबकि यहाँ पे दिया गया कि ये उसके विवेकाधिकार की शक्ति है, यानी बाध्य नहीं। अतः ऑप्शन सी जो है वो क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं आप कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। आपके ऑप्शन से 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। हालांकि ये जब आर्टिकल 370 लागू था तब के लिए ये नियम है, तो फिलहाल आप इसका आंसर उसी के आधार पर दें। बिल्कुल देख सकते हैं आप, इसका बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ा अलग नियम था। क्वेश्चन नंबर 21 में इसको विशेष जब दर्जा था तो उस समय मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन हालांकि अब नए कुछ नियम आए हैं तो वहाँ पे अब वो सारी चीज़ें वैसी होंगी जैसे कि बाकी राज्यों में 5 वर्ष का नियम है वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर डी ऑप्शन है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर जो 22 साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी राजस्थान। यहाँ आप थोड़ा डिटेल देख सकते हैं, इसमें भी थोड़ा सा अपडेट होगा आपके लिए आज। आर्टिकल 168(1) क के अनुसार वर्तमान में भारत के 7 राज्य जो दिया है, तो यहाँ 7 ना होकर अब इसको आप कर लेंगे 7 की जगह पे 6 राज्य। 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जिसमें से जम्मू कश्मीर को अब हटा दें आप, क्योंकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो यहाँ से विधान परिषद हट गया है। तो वर्तमान में आपके पास 6 राज्यों में ही केवल विधान परिषद है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में विधान परिषद है, किंतु राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है। दिए गए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी होगा, लेकिन जो 7 थे अब वो हो गए हैं कितने, 6, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपके लिए कि विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा या फिर विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो 23 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा। आप देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 192 के अंतर्गत विधानसभा से के सदस्यों की निरर्हताओं यानी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग को सलाह लेता है, किंतु अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा ही लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं आप कि किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आप देख सकते हैं कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/8, कुल सदस्यों का 1/7 या फिर कुल सदस्यों का 1/6। इसके बाद दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको 4 विकल्पों में से उनका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 को आप ध्यान से देखिए, कथन को देखिए, उसके बाद जो 4 निर्णय दिए गए उन्हें देखिए, उसके बाद आप अपने ऑप्शन को चूज करें। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी केवल 4, यानी यहाँ पे जो केवल 4 दिया गया है यही इसमें सही है, ऑप्शन डी। इसका डिटेल को आप यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद 171(5) के अनुसार जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहाँ उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किए जाते हैं। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करता है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, जब वो मनोनीत करता है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को, तो वो किस क्षेत्र से होने चाहिए, तो वो है साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा एवं विशेष ज्ञान।
या व्यवहारिक अनुभव के आधार पर उन्हें वो रखता है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के कंपेयर में राज्यपाल के पास जो एक सहकारी जो है ये एक एक्स्ट्रा होता है, जिस क्षेत्र से संबंधित ये नियुक्ति कर सकता है, क्योंकि सहकारी जो होता है ये राज्य सूची का विषय है। आप इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं आप कि राज्य के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा या फिर राज्य विधान सभा द्वारा। आप सभी स्टूडेंट जितने लोग इस वीडियो को इस समय आप लाइव देख रहे हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में प्रश्नों के उत्तर गलत या सही जो भी आपको लगता है आप जरूर आंसर करते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, राज्य विधानसभा द्वारा। देख सकते हैं आप कि संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण उस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम से ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, यहाँ से जो अगले 4 से 5 क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिन्हें आप देखेंगे आमतौर पे NEF यानी नेफा के नाम से जाना जाता है, वह अब है असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय राज्य या फिर नागालैंड राज्य। आपको बताना है जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे आपके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा को असम के सीमावर्ती क्षेत्रों से अलग करके वर्ष 1948 में बनाया गया था। वर्ष 1986 के अधिनियम द्वारा इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 350, 600, 500 या फिर 750। आपको बताना है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, 500। देख सकते हैं आपकी संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। किंतु सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुदुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या क्रमशः 32, 40, 40 और 30 है, जो इस प्रावधान के अपवाद हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर जो सबसे बड़ी विधानसभा है वो उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 403 संख्या है, जबकि सबसे छोटी विधानसभा जो है वो पुदुचेरी है, जहाँ की संख्या कितनी है? 30। तो यहाँ आप साथियों ध्यान रखेंगे कि नियम जो है वो अधिकतम 500 का है और न्यूनतम 60 का है, लेकिन कुछ को विशेष दर्जा है, वो सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुदुचेरी विधानसभा है, जहाँ की संख्या 60 से क्या है? कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसे आप देख सकते हैं कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन से मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका जो आंसर है, उम्मीद है आप सभी सही आंसर दे रहे होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री, क्योंकि आपसे वास्तविक कार्यपालिका पूछा है। ध्यान रखेंगे कि भारत में केंद्र के समान ही राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर का जो औपचारिक प्रमुख है वो तो राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ जो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं तथा राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राज्य के मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर होता है, और मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और सभी शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं तथा वह उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जो कि आज की टेस्ट सीरीज़ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण रखता है। आपके ऑप्शंस हैं राज्यपाल, बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन है राज्य वित्त सचिव या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं।
साथियों अब अगले हम कुछ 2 से 3 वीडियो के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान का जो टॉपिक है वो अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसके जगह पे अब हम किसी नए सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 29 है, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहा जाता है वो केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण करने का भी कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार भारत का जो कैग है वो किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा राज्यपाल इस प्रतिवेदन को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आज की टेस्ट सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो ये कि राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में एक साथ, केवल विधानसभा में या फिर केवल उच्च सदन में। क्वेश्चन नंबर जो 30 साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, केवल विधानसभा में। जैसे कि केंद्र में जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में आता है, वैसे राज्य में जो धन विधेयक होता है वो केवल विधानसभा में आता है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है साथियों, तो ये तो था आज की पॉलिटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक, राज्य और विधानमंडल से संबंधित जो टॉपिक थे उससे महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक प्रश्न बेहतर लगा होगा और उसके साथ साथ जो उसके एक्सप्लेनेशन थे उससे आपके इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते गए होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप निश्चित तौर पर इस वीडियो के कंप्लीट होने तक आप इसको ज़रूर लाइक कर दें और मैं चाहूँगा कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अधिक स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। साथियों चलते चलते हम चाहेंगे कि आप जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब भी करें, जो भी नए स्टूडेंट हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हमारा ये जो चैनल है आपकी सफलता के लिए ही हर एक कदम पे आपके साथ है, तो इसलिए आप हमारे साथ विश्वास बनाए रखें, टेस्ट सीरीज़ में भाग लेते रहें और अपनी निश्चित सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।